है आपका। आप लगातार देख रहे हैं राजस्थान से चुनाव मंच पर राजस्थान का ये चुनावी संग्राम। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मंच पर मौजूद हैं, चर्चा करेंगे राजस्थान को लेकर, उनकी पार्टी की तैयारी को लेकर। इस वक्त मेरे साथ मंच पर मौजूद हैं सतीश पुनिया जी, उपनेता विपक्ष, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ओबीसी के बड़े चेहरे बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी आपका इंडिया टीवी पर। धन्यवाद। आपका एक डायलॉग बड़ा चर्चा में आया और वो डायलॉग था किसानों से जुड़ा हुआ। आप खुद भी अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं और अपने आप को बताते हैं कि आप कैसे आए, अपने संघर्षों का जिक्र करते हैं। आपने तेजाब फिल्म के गाने का जिक्र किया। ऐसा क्या हो रहा है राजस्थान में कि आपको किसानों की हालत के लिए तेजाब फिल्म का गाना याद आ गया बताने के लिए? राजस्थान में बहुत मसले हैं इस कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला जिसमें सीधे सीधे आरोप है वादा खिलाफी का। 2018 में राहुल गांधी जी चुनाव प्रचार करने आते हैं राजस्थान में, जालोर, हनुमानगढ़, जयपुर और कई सभाओं में संबोधन करते हैं और वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और 10 तक गिनती गिनेंगे और किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। मैंने सदन में कहा कि तेजाब फिल्म में जैसे माधुरी दीक्षित गाना गाते हुए कहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और किसानों का कर्जा माफ, तो ऐतराज इसी बात पर था कि इस कर्जा माफी के जंजाल में 19,000 किसानों की जमीनें कुर्क हो गई। राजस्थान के कई किसानों को अवसाद में जाना पड़ा और उनको आत्महत्याएं करनी पड़ी और इसलिए सीधा सीधा आरोप है कि किसानों की आत्महत्या के लिए कोई जिम्मेवार है वो अशोक गहलोत की सरकार है। और इसका एक लाइव वीडियो गंगानगर के रायसिंह नगर के ठाकरी गांव के किसान सोनलाल कडेला ने एक लाइव वीडियो जारी किया कि मैं कर्जे से तंग आकर अपनी आत्महत्या कर रहा हूं और इस मौत का जिम्मेवार राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अशोक गहलोत तो इससे अतर कर्ज माफी का दावा भी करते हैं। 22 लाख से ज्यादा किसानों का उन्होंने कर्ज माफ किया है। ये आंकड़ा वो चुनावी सभाओं में जरूर दे रहे हैं। नहीं, ये कोई एहसान नहीं किया क्योंकि ये सहकारी समितियों के ऋण थे जो भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे की सरकार पहले कर चुकी थी। 14 लाख किसानों का ऑलरेडी वो कर चुकी थी और इसलिए कोई इसमें नयापन नहीं था। उन्होंने उसी सरकार को कॉपी किया, उस सरकार के उस कदम को। जो कहा उसकी बात थी कि पूरा कर्जा माफ करेंगे, जन घोषणा पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख है। तो वो जब इस तरीके की बातें करते हैं तो वो ट्रैप में आते हैं। एविडेंसेज इसके कि उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी का बयान तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से भी आगे था। उन्होंने कहा कि चाहे सूरज उगे ना उगे, चंद्रमा छिप जाए, लेकिन किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। इसलिए साफ तौर पर वो दोषी। और मैंने केवल एक एग्जाम्पल बताया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। जब किसानों की चर्चा होती है तो जाट समुदाय की भी चर्चा होती है और उसका बड़ा चेहरा है। सब कोई साधने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर अगर राजस्थान की बात करें तो जाट समुदाय को साधने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है और आप भी कर रहे हैं। फिलहाल क्या चर्चा है इस समुदाय में इलेक्शंस को लेकर? भारतीय जनता पार्टी सब समाज को साथ लेके चलती है और 90 के बाद में किसान समुदाय भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब आरक्षण की व्यवस्था की, किसान क्रेडिट कार्ड दिया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी, उसके बाद राजस्थान के किसान समुदाय का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा। और यही कारण है कि 90 के दशक के बाद जब हम लोकसभा की सीटों का आंकड़ा हमारा 1 2 3 4 होता था, हम पहली बार वाजपेयी साहब के साथ में 14 सांसद भारतीय जनता पार्टी को किसान समुदाय ने दिए, पूरे मजबूती के साथ में। इसलिए इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि पूरा किसान समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है। ओबीसी समुदाय की बात चल रही है सतीश जी, तो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी, चाहे अशोक गहलोत हो, अब जातिगत जनगणना की बात वो सबसे ज्यादा कर रहे हैं और सीधा आपकी मंशा पर सवाल उठाते हैं कि आप लोग तो हितैषी हैं ही नहीं ओबीसी समाज के, इसलिए साथ में खड़े नहीं होते। देखिए, ये उनकी सियासत का हिस्सा है क्योंकि देश में अब जो ध्रुवीकरण हुआ है वो एक किस्म से कांग्रेस के वोट बैंक के खिलाफ हुआ है। देश के मुद्दों पर भारत की जनता मत करती है और 2014 का और 2019 का जो मैंडेट मोदी जी को मिला, उसमें समग्र हिंदू समाज ने देश के मुद्दों पर, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, चाहे 370 हो, ऐसे तमाम मसलों पर भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को जन समर्थन दिया था। इसलिए अपने वोट बैंक से आगे इतर जातियों में बांटो, तो वो अंग्रेजों जैसी नीति उनकी थी जो जनता अब समझ चुकी कि डिवाइड एंड रूल, अब वो समय चला गया। इसलिए ओबीसी के मसले में जब वो किसी भी
जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो वो समाज को बांटने की बात करते हैं, और उनको अच्छे से पता है कि समग्र हिंदू समाज अब बंटने वाला नहीं है। वो आप राम राज्य की बात करते हैं और अशोक गहलोत के शासनकाल को आप रावण राज्य कह देते हैं। इस बीच अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि राम वापस आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, वो तो स्वागत भी कर रहे हैं, दीपावली पर बाकायदा ट्वीट भी कर रहे हैं वीडियो। यदि ऐसा होता तो ये तो 22 जनवरी 2024 अपने आप में एक बड़ा एविडेंस होगा, जब अयोध्या की पवित्र भूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जी करेंगे। मुझे लगता है कि इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता, लेकिन मैंने उनके रावण राज्य इसलिए कहा है। अशोक गहलोत जी गारंटियों की बात करते हैं, रिपीट होने की बात करते हैं। पहले ये बताइए कि राजस्थान के इतिहास में 11 लाख मुकदमे आज तक दर्ज नहीं हुए। ये बड़ा पीसफुल स्टेट है। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि कोई अबला रोटी मांगे और उसकी असमत ले ली जाए। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि कोई अबला थाने जाए और थानेदार थाने में जाए FIR दर्ज करवाने के लिए बलात्कार की और थानेदार बलात्कार कर ले। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 14 साल की नाबालिग बच्ची को जिंदा भट्टी में झोंक दिया जाए। और इसलिए मैं इसको रावण राज्य कहता हूं कि यहाँ की मातृशक्ति का अपमान किसी ने किया तो अशोक गहलोत की सरकार ने किया। गृह मंत्री के नाते उनकी जिम्मेवारी थी, उन्होंने राजस्थान की आवाम को ऐसे भेड़ियों के हवाले कर दिया, इसलिए मैं रावण राज्य कहता हूं। लेकिन सनातन को लेकर तो सीधा आरोप आप लोगों पर यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ ड्रामाबाजी करते हैं, आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, तुष्टीकरण करना चाहते हैं, इसलिए सनातन का पूरे देश में कहीं पर भी कोई मसला हो आप उसे ले लेते हैं अपने साथ और फिर कांग्रेस को करते हैं टारगेट। देखिए, थोड़ा पीछे ले जाता हूं। हम भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है उसमें हमने सभी वर्ग को, जाति को, पंथ को, मजहब को जोड़ा। केवल हम इतने ही दकियानुसी होते तो वाजपेयी जी के कालखंड में APJ अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति नहीं होते। ये हमारी मजबूती का प्रमाण है। दूसरा, केवल वोट बैंक की राजनीति उन्होंने की। हम यदि बहुसंख्यकों के मानवाधिकारों की बात करते हैं, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के मानवाधिकारों की बात करते हैं, या कहीं मेवात में जो असुरक्षित हिंदू है उसकी बात करते हैं, जो मेवात का दलित है उसके अधिकारों की बात करते हैं, तो हम लोग सांप्रदायिक हो जाते हैं और वो धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं। इसलिए हम मुद्दे की बात करते हैं, वोट बैंक की राजनीति वो करते हैं। हम सनातन की सुरक्षा की बात करते हैं क्योंकि ये सनातन का देश है। हम उन लोगों का विरोध है जो कहते हैं सनातन डेंगू और मलेरिया है, इनको खत्म कर देना चाहिए। राहुल गांधी का एक बयान नहीं आया। वो जनेऊ बेशक पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं दिखावे के लिए। मैं मान जाता यदि राहुल गांधी का बयान आता कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया नहीं है, और जो लोग इसको डेंगू मलेरिया बताते हैं, जो खत्म करने की बात करते हैं, उस पर राहुल गांधी को ऐतराज है। किसी एक कांग्रेस के नेता का बयान नहीं है। ध्रुवीकरण का आरोप इसलिए आप पर लगाते हैं, आपने बयान सुने होंगे कांग्रेस के तमाम नेताओं के, जब भी कन्हैया लाल का जिक्र आता है वो आपका नाम जरूर जोड़ देते हैं कि जितने भी आरोपी पकड़े गए हमने तो पकड़ लिए, NIA ने कार्रवाई नहीं की, NIA ने कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया, और वो आरोपी आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये तो बेबुनियाद सा आरोप है, लेकिन कन्हैया लाल ने फेसबुक की पोस्ट को लेकर थाने में अपना परिवार दर्ज कराया। उसने सुरक्षा की गुहार लगाई, उसको खुलेआम धमकियां दी गई कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, और वो कर दिया गया। इन्हीं अशोक गहलोत की सरपरस्ती में जो गृह मंत्री हैं, क्या उनकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं है कि एक आम नागरिक जो दर्जी है, कमजोर तबके से है, उसको कोई भी आए और उसका सर कलम करके चला जाए? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये सियासी बयानों से रक्षा नहीं होगी। उनको, बहुसंख्यक हिंदुओं को इस तरीके की जो PFI टाइप जो एक्टिविटीज थी यहाँ कर रहे थे, उनके कंडक्ट में दिखता है। रामनवमी पर प्रतिबंध लग जाए और कोटा में हिजाब के मसले में PFI को परमिशन दे दें, ये उसी की एविडेंस है, इस दोहरे चरित्र की, जिसके कारण कन्हैया लाल का सर कलम होता है और उसके बाद वो आरोप हम पर लगाते हैं। मुझे लगता है उनको गिरेबान में झांकना चाहिए। अशोक गहलोत को कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस तरीके के सियासी बयानों का। आप बात करते हैं लाल डायरी की, सामने से CM अशोक गहलोत 7 सवाल प्रधानमंत्री से पूछने लग जाते हैं, अपनी योजनाओं को गिनाते हैं और कहते हैं देश में ऐसा कब होगा? लाल डायरी तो सिर्फ मुद्दे भटकाने जैसा है। अब मुझे पता नहीं, लाल डायरी से ऐसे भड़कते हैं जैसे लाल कपड़े से सांड भड़कता है। उनको बताना चाहिए कि लाल डायरी में क्या है, खुद को उदारता से बता देना चाहिए।
लेकिन लाल डायरी पर उनका सीधा सीधा आरोप है ना आप लोगों पर कि आपको सिर्फ एक हथियार मिल गया है जिससे आप चुनाव की वैतरणी को पार करना चाहते हैं, क्योंकि बताने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, और अशोक गहलोत काम बहुत सारे गिनाने में माहिर है। नहीं, सरकार आएगी, एसआईटी गठित करने का संकल्प लिया और बता भी देंगे। अब आपकी पार्टी से जुड़े हुए कुछ मसले आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि एक और मसला है जो राजस्थान में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों की तरफ से बड़े जोर शोर से एक दूसरे पर वार पलटवार किया जाता है, वो है गुटबाजी का। सबसे पहला सवाल आपके कार्यकाल से जुड़ा हुआ। आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, आपकी तारीफ दिल्ली में होती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री आपकी तारीफ करते हैं आपके काम करने की कार्यशैली को लेकर। ऐसा क्या हुआ आखिरी वक्त में कि सतीश पुनिया चुनावों तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं रह पाए और बदल दिए गए? देखिए, पार्टी के विधान में 3 साल का कार्यकाल होता है, उसके बाद चुनाव होते हैं। ये अलग बात है कि चुनाव हुए नहीं। मैं 3.5 बरस तक पार्टी का अध्यक्ष रहा और मेरे लिए इससे बड़े गौरव की बात नहीं हो सकती। मैं तो चूरू जिले के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, सामान्य कार्यकर्ता की तरह अपना जीवन शुरू किया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाएगी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनना मेरे लिए बड़े गौरव की बात थी और ये पार्टी का निर्णय था। इसमें मुझे कभी कोई ऐतराज नहीं था, मेरी कोई एक्शन रिएक्शन नहीं थी, पार्टी का निर्णय था। पार्टी को निर्णय करना होता है किस व्यक्ति को कब जिम्मेवारी देनी और कब जिम्मेवारी से मुक्त करना है, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में काम करना सीखा और पार्टी ने ही सिखाया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा जो मान सम्मान है मेरी पार्टी के कारण है, वो संस्कार लेकर मैं पला बढ़ा हूँ। इसलिए न मुझे ऐतराज है न पार्टी के किसी कार्यकर्ता को इस बात का गिला शिकवा है। ये कांग्रेस पार्टी ने जरूर इसको प्रचारित किया। मैंने देखा कि उनके प्रदेश अध्यक्ष भी, मुख्यमंत्री भी और उनके तमाम नेता बार बार मंचों पे खड़े होकर सतीश पूनिया का नाम ले रहे थे, तो मुझे आनंद आ रहा था कि मुफ्त में मेरी ब्रांडिंग करें, मुझे खर्चा भी नहीं करना पड़ रहा। आपके कार्यकाल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाओं में आप इस वजह से रहे कि आप फैसले बड़े कठोर लेते रहे। कोई भी कैंप का कोई भी नेता हो, अगर अनुशासनहीनता की है तो सतीश पुनिया उसे पार्टी के बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं, चाहे सामने वसुंधरा राजे ही क्यों ना हो। अब सब कुछ ठीक हो गया? देखिए, पार्टियां अनुशासन से ही चलती हैं। ये एक सवाल में 2 सवाल आपने पूछे इसमें, क्योंकि अनुशासन और वसुंधरा जी अलग अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि हम सब लोगों ने इस पार्टी को बड़े अरसे से, हमारे लोगों ने परिश्रम से खड़ा किया है और इसलिए अनुशासन ये हमारी पार्टी का प्राण है। हम कोशिश करते हैं कि उस पर कायम रहें और इसलिए कई ऐसे अवसर आए जब ये संदेश देना भी जरूरी था कि हम अनुशासन की सीमा लांघने वालों को पार्टी की तरफ से हम दंडित करेंगे, और किया भी। अब ये दिगर बात है कि उसको सियासी तौर पर कहीं किसी से जोड़ दिया गया। वसुंधरा जी का मसला अलग है, वो पार्टी की सम्मानित नेता हैं, पार्टी की एसेट हैं। उन्होंने राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाते बेहतरीन काम किया है और नेता के नाते भी आज वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो पार्टी ने कोई अहमियत देख के उनको अपनी नड्डा जी की टीम में उनको रखा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनसे अनुशासन के मसलों को लेकर या पार्टी के मसलों को लेकर किसी किस्म की कोई गुटबाजी है, कोई मनभेद है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं। तो ये जो कड़े फैसले लेने की आपकी आदत थी, कहीं यही तो वजह नहीं बन गई जिससे चुनावी साल में प्रदेश अध्यक्ष पद पर आप नहीं रह पाए? अब कड़े फैसले लेने तो मैंने अपने पत्नी से सीखे हैं, जो फिर पार्टी में भी अप्लाई किए। लेकिन कार्यकर्ता हूं और जब कोई गफलत होती है तो मन में एक स्वाभाविक से प्रतिक्रिया आती है। परिश्रमी हूं, इसलिए पार्टी को जिन पुरखों ने परिश्रम से खड़ा किया उस पार्टी को और ज़्यादा मजबूती दें, कार्यकर्ताओं में भी एक संदेश जाए। और कार्यकर्ता महत्वाकांक्षी हो सकता है लेकिन मर्यादा में रहे, इसलिए स्वाभाविक तौर पर है जब कुछ किया होगा तो किसी को कड़वा लगा होगा, लेकिन वो मेरा व्यक्तिगत फैसला नहीं था, पार्टी का सामूहिक फैसला था और पार्टी के हित में ही था। यानी किसी ना किसी को तो बुरा लगा होगा। अब लग सकता है इस चीज का, तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि किसको बुरा लगा किसको अच्छा लगा, लेकिन राजनीति का काम है। ये तो ऐसा है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि पानी गर्म कर दे, सर्दियों के दिन थे। पत्नी ने अंदर से आवाज लगाई कि यदि नहीं करूं तो पति ने कहा ठंडे पानी से नहालूंगा। यहाँ तो पार्टियों की जो राजनीति है, पार्टियों का जो हालाकमान है, पार्टियों का संसदीय दल है, आपको पार्टी की मर्यादा के भीतर ही काम करना होता है। इसलिए किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, निर्णय तो पार्टी का ही होता है और वो अंतिम निर्णय होता है। अच्छा, एक और सवाल का जवाब रह गया सतीश पुनिया जी। आप अनुशासनहीनता पर तो बोल गए, लेकिन वसुंधरा राजे और आपके बीच में सब कुछ ठीक हुआ या नहीं हुआ, इस पर जवाब नहीं दिया आपने। अब मुझे
ये कभी समझ में ही नहीं आया कि वसुंधरा जी मुद्दा क्यों है। मैंने जो कहा कि वो पार्टी की सम्मानित नेता हैं, पार्टी की 2 बार वो मुख्यमंत्री रही हैं, नेता प्रतिपक्ष रही हैं, अध्यक्ष रही हैं। कोई भी कार्यकर्ता उनके विपरीत और विरुद्ध कैसे हो सकता है, और इसलिए पहले भी ठीक था, आज भी ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि बड़े नेताओं का सम्मान कैसे करना है। वो किया है। जो पॉलिटिकल गॉसिप हैं उसकी तो एक लंबी फहरिस्त है, उस पर मैं जाना नहीं चाह रहा। अब मैं देख रहा था एक दिन, मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि ब्रेकिंग न्यूज चल रही। मैं कार्यालय में आया, पार्टी के ऑफिस में, पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मेरी गाड़ी पोर्च में खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद माननीय वसुंधरा जी आ गई, उनकी गाड़ी पीछे खड़ी हो गई। इसी को लोगों ने खबर बना दी कि पूनिया ने वसुंधरा जी की गाड़ी खड़ी नहीं होने दी। हमारे लिए तो कोई मसला ही नहीं था, गाड़ी आगे खड़ी होती, पीछे खड़ी होती। तब मुझे लगा कि राजनीति में गॉसिप का भी बड़ा स्थान है, इससे सावधान रहना चाहिए। लेकिन गॉसिप्स भी यूं ही नहीं होती हैं। अगर ये गॉसिप्स नहीं होती तो आपका चेहरा अब तक सामने आ गया होता ना सतीश पूनिया जी, कि कौन होगा मुख्यमंत्री राजस्थान का। कमल का फूल होगा। चेहरा बताने में और नाम बताने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं तो उनकी बात का कोई मतलब और मकसद होता है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और उससे पहले भी हमारे तमाम नेता कहते रहे हैं। मैं अभी गजेंद्र सिंह जी को सुन रहा था, उन्होंने भी यही कहा। अब वो सवाल जब आएगा और उसका जवाब आएगा तो सब बोर हो जाएंगे कि नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई कि सामूहिक नेतृत्व होगा, कमल का फूल होगा, उसमें आपको मजा नहीं आएगा, दर्शकों को मजा नहीं आएगा। पर मैं पेपर लीक नहीं कर सकता अभी पार्टी की तरफ से। तो क्या उस पेपर में लिखे हुए जवाब में सतीश पूनिया का नाम भी हो सकता है? नहीं, मेरी तो कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं तो मजदूर आदमी हूँ। पार्टी ने जो भूमिका दी वो मैंने हमेशा अपने मन से स्वीकार की, मन वचन से स्वीकार की है। ये काल्पनिक सवाल है भविष्य का, लेकिन अभी तो जिम्मेवारी ये है कि हम सब लोग सामूहिक रूप से लड़ें, कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें। पार्टी का संसदीय दल जिसको तय करेगा उसको नेता स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यही तो कांग्रेस पार्टी कहती है ना कि हमारे साथ तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों कलेक्टिव अप्रोच के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि कितने खेमे हैं। वसुंधरा राजे भी हैं, यहाँ पर शेखावत भी हैं और सतीश पूनिया जी भी हैं। ये तो जॉक ऑफ द डे हो जाएगा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत कलेक्टिवली लड़ रहे हैं। थोड़ा 2018 में राजभवन जाइए, मुख्यमंत्री की शपथ के बाद भी मुख्यमंत्री के दूसरे के नारे लग रहे थे। 2 मुख्यमंत्रियों के नारे राजभवन में लगे। बाड़ाबंदी उन्होंने की। दुनिया के इतिहास में 52 दिन बाड़े में बंद होने वाली कोई सरकार है तो अशोक गहलोत की सरकार है। ये गिनीज बुक में भी दर्ज हो सकता है, किसी ने कोशिश नहीं करी होगी। और उसके बाद जो बयानबाजी थी, एक नेता ने तो कांग्रेस पार्टी के ने मुंडन करवा के अपने बाल भेंट कर दिए कि अशोक गहलोत जी आपका ईमान बिक गया, मैं कांग्रेस पार्टी का इतना पुराना सिपाही हूं। ये जो बाड़ाबंदी से लेकर इस्तीफों का दौर चला, दुनिया के इतिहास में कोई इस तरीके की रूलिंग पार्टी के 80 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए, कहीं नहीं हुआ। ये राजस्थान में ही हुआ। और आप कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े एकता के साथ लड़ रहे हैं, मुझे तो लग नहीं रहा। और वो बीच बीच में जब हम आरोप लगाते थे तो कहते थे जी हमारे घर का झगड़ा है। अरे भाई, घर का झगड़ा, लेकिन पड़ोसी का सिर क्यों फोड़ रहे हो? घर के झगड़े में चकड़ा बेलन पड़ोसी के सिर पे जाके लगे रहे, उसका सिर फूट जाए। तो ये घर का झगड़ा नहीं था, इनका झगड़ा प्रमाणिक था, उसकी एविडेंसेज है। आप बताइए, अपने पीसीसी के चीफ को डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर राजद्रोह का मुकदमा हो जाए, कहीं नहीं हुआ। इतनी बड़ी एविडेंस तो मुझे लगता है दुनिया में, देश में किसी मुकदमे में नहीं थी जितनी उनके बीच में है। और इसलिए ये 5 साल का झगड़ा केवल कांग्रेस का झगड़ा नहीं था, ये राजस्थान की आवाम की अनदेखी थी, अराजकता थी, अकर्मण्यता थी। और इसके कारण आज मैं आपको दावे से कह रहा हूं, मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि जितने मुद्दे जिनका जिक्र किया, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो ईवीएम पे कांग्रेस को हराएगा, वो कांग्रेस की फूट थी, जिन्होंने राजस्थान की आवाम को जिस तरीके से परेशान रखा, कर्जा माफी के नाम पे, अराजकता के नाम पे। क्या कानून व्यवस्था है? झगड़ा भी था, पुलिस को पूरी पुलिसिंग बर्बाद कर दी केवल अपने विधायकों की जासूसी करने के लिए। वो बेचारे पुलिसिंग करते कि इनकी जासूसी करते। और इसलिए क्योंकि सामने से आप डोरे डाल रहे थे। नहीं, हमारे डोरे डालने से कुछ नहीं होता। अब उनके आपस में ही जो रस्सा कस्सी थी और किस्सा कुर्सी का चला कि मुख्यमंत्री कौन बने, उनकी महत्वाकांक्षाएं थी। हमने कभी पीले चावल नहीं दिए कि भाई साहब आ जाओ आप। हमने तो नहीं कहा राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करो, हमने तो नहीं कहा होटल में जाके बाड़ाबंदी करो। इसलिए
ये हमारे ऊपर आरोप है, इस आरोप का आनंद अलग है, लेकिन हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। यानी जो कुछ हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं। अशोक गहलोत तो पैसे के लेन देन तक की बात कहने लगे हैं। अब इसमें उनको मजा आता है ना कि अपनी कमजोरी को छिपाएं कैसे। कमजोरी को ऐसे छुपाएंगे कि हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, तभी कमजोरी छुपेगी। बाकी तो सब जानते हैं कि क्या हुआ था और क्या है। मैं एक छोटी सी बात और बताता हूं। जब ये सारा चल रहा था, ये प्रकरण, तो मेरे खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव की मुझे सूचना मिली स्पीकर के ऑफिस से। ये जो दर्शक है इनकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। मुझे सूचना मिली कि आपके खिलाफ इस तरीके का नोटिस आ रहा है। तो मैंने कहा क्यों आ रहा है? कि आपने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार को बचाने के लिए अशोक गहलोत ने रीको के प्लॉट्स दिए, माइंस दी, ये किया वो किया। मैंने तो मीडिया के सामने आरोप लगा दिया और उस आरोप के आधार पर मेरे खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी हो गई। मुझे स्पीकर के यहाँ से सेक्रेटरी का फोन आया। 2 दिन बाद मीडिया की फिर बाइट हुई। मैंने उनको कहा कि मेरे पास सारे कागज हैं, सारे प्रमाण हैं, मैं एक एक को नंगा कर दूंगा। दूसरे दिन फोन आया कि आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव वापस ले लिया। और मजे की बात यह है, आगे वाली बात सुनो ताली बजाने से पहले, मजे की बात यह कि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं था। इसका मतलब दाल में कुछ काला था। 2018 का आपने जिक्र किया, आप पीछे लेकर गए मुझे, लेकिन 2018 में यही दावे, यही वादे आपने भी किए थे, सरकार में वापस नहीं आ पाए। नाराजगी को अनदेखा कर गए थे क्या? 2018 का परिणाम देखिए ना, आप 20 सालों के चुनाव के रिजल्ट को देखिए। वो जब सत्ता में आए पिछले 15 वर्षों में, उनका मैंडेट होता है 96, 99। वो जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो उनकी दुर्गति होती है 56, 21। अपोजिशन में सत्ता से बाहर जब जाते हैं तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी प्रखर होती है कि जनता उनका सुपड़ा ही साफ कर देती है। 2018 में हमने कहा हमारी सरकार के बाद अंतर क्या था? 0.5%, केवल आधा %, 1.5 लाख वोटों का फर्क था। और इसलिए उनके खिलाफ तो ये प्रमाणित है कि वो जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो दुर्गति होती है। हमें लोग स्वीकार करते हैं, मार्जिन सिर्फ इतना था 0.5% का। इसलिए कोई नहीं कह सकता कि बीजेपी को बिल्कुल सिरे से नकार दिया होगा। हमने जो कहा लोगों ने उसको स्वीकार किया। अच्छा, जाते जाते एक सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, आप बार-बार कह रहे हैं, हम लोग जाते जाते नहीं, हम तो आते आते हैं। ठीक है, आप बार-बार ये कह रहे हैं कि पार्टी आपको जो जिम्मेदारी देती है आप उसे बखूबी निभाते हैं। अगर आपको जिम्मेदारी मिलेगी इस प्रदेश की कमान संभालने की, तो क्या सतीश पूनिया तैयार है? अब किसी कुंवारे आदमी जैसा सवाल है कि उसको कोई पूछे कि तेरी शादी करवा दें क्या? ये अभी काल्पनिक सवाल है और इस सवाल का कोई भी जवाब दूंगा तो बहुत लोग नाराज होने वाले हैं। इसलिए मैंने जो कहा कि प्रधानमंत्री के कहने के बाद में कि कमल का फूल होगा, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जब तय करेगा उससे पहले मैं क्या कहूं। और इसलिए पहली जरूरत है, और जो हम लोग कर भी रहे हैं, कि कलेक्टिवली लड़ेंगे, कलेक्टिवली जीतेंगे और कलेक्टिवली पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको नामित करेगा उसकी जिंदाबाद करेंगे। सतीश पूनिया एक सामान्य कार्यकर्ता है, उसी में उसको आनंद आता है। जो भूमिका पार्टी देगी उसको ईमानदारी से निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपको आगामी चुनावों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।